हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको आबव्यू पढ़ाऊंगा क्लास 12th की, जिसमें हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान देंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आबव्यूहों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला आबव्यू हम लोग ये पहले प्रकार के बारे में जरा देख लेते हैं कि क्षैतिज आबव्यू, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा आबव्यू जिनमें पंक्तियों की संख्या, ध्यान देंगे बच्चों, ऐसा आबव्यू जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो, क्षैतिज आबव्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षैतिज आबव्यू कहलाते हैं। देखिए ध्यान दें बच्चों, ये लिखा है नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। आपको सीधा सा बात दिमाग में ये रखना है कि अगर आपसे क्षैतिज आबव्यू के बारे में बात कहा जाए तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए वो लेस देन नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? कॉलम। तो बस केवल इतना ही पता हो तो भी डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है ना? आइए जरा ध्यान देते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग का क्या है, जरा ध्यान दीजिए। कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 x 3 क्रम का क्षैतिज आबव्यू है। इसको क्षैतिज आबव्यू हमने क्यों कहा, जरा ध्यान दे बच्चों कि इनमें नंबर ऑफ रो बताइए, नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों? नंबर ऑफ रो की बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे। इसमें नंबर ऑफ रो काउंट करिए तो 1 2, तो लिखा कितना है 2। और जरा ध्यान दें, इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम काउंट करिए 1 2 3। क्लियर है ना? 3। इसका मतलब क्या है कि सर 2 जो है वो लेस देन क्या है? 3, यानी नंबर ऑफ रो जो है वो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर है ना? नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान देंगे बच्चों कि जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है, इसका मतलब ये कैसा आबव्यू है? क्षैतिज आबव्यू है। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान देते हैं, ये सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है कि ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? जरा ध्यान दे, ये कितने आर्डर का है, तो आपसे पूछा आर्डर का मतलब बच्चों क्रम 2 x 4। क्लियर है ना? 2 x 4 का है। जरा ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्षैतिज आबव्यू है कि नहीं। बिल्कुल। जरा देखिए 2 है, ये कितना है? 4, यानी नंबर ऑफ रो कितना है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना? 4। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो जो है वो छोटा है नंबर ऑफ कॉलम से। क्लियर है ना? क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप हम लोग का क्या है। आइए बच्चों, अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, तो ऊर्ध्वाधर आबव्यू है। कौन सा आबव्यू? ऊर्ध्वाधर आबव्यू। इसको बोलते हैं बच्चों वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको जरा समझ लीजिए, कहा क्या जा रहा है कि ऐसा आबव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर आबव्यू कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसा आबव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर आबव्यू कहलाते हैं। क्लियर है? इसको जरा समझिए, शॉर्ट में बच्चों क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? यानी अगर ये डिफिनेशन याद भी ना हो, केवल इतना सा पता हो कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि ये हमारा जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आबव्यू होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आबव्यू होगा। अब जरा एग्जांपल समझ लेते हैं। एक देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान देंगे कि ये कितने आर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 x 2 आर्डर का एक मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब ये ऊर्ध्वाधर आबव्यू होगा। क्लियर है ना? आगे देखिए, जरा ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जांपल नंबर 2 सेकंड से समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है, तो एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, ये भी हमारा कोई मैट्रिक्स है। ये जो हमारा था वो जनरल फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स है, अब की बार क्या है पर्टिकुलर फॉर्म में है, मतलब आर्बिट्रेरी कोई सा भी पकड़ सकते हैं। तो ये कितना हो गया 9 2 3 4 1 2 1, और ये इसका आर्डर कितना है बच्चों? तो 3 x 2 है। इस केस में भी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रो है वो बड़ा है नंबर ऑफ इससे कॉलम से। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, अब थर्ड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग का थर्ड टाइप जो है वो वर्ग आबव्यू है। कौन सा आबव्यू? वर्ग आबव्यू। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनेशन क्या है, ऐसा आबव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर होती है, वर्ग आबव्यू कहलाते हैं। कौन सा आबव्यू कहलाते हैं बच्चों? वर्ग आबव्यू कहलाते हैं। अब सीधा सा बात है, देखिए नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? तो ये बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सीधा बात है बच्चों, जरा ध्यान दें कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कहने का मतलब 3 x 3 का कोई आर्डर का कोई मैट्रिक्स, 2 x 2 आर्डर का कोई मैट्रिक्स, 4 x 4 आर्डर का मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रो जो है
वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो भी मैट्रिक्स होंगे वो कैसा मैट्रिक्स होंगे, तो बोलेंगे वर्गाभी होंगे। कैसे आभी होंगे, वर्गाभी होंगे। आगे जरा ध्यान दीजिए, कुछ नोट है क्या है, जरा ध्यान दें कि n क्रॉस n क्रम का वर्ग, सॉरी n क्रॉस n क्रम का आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा जिसे n क्रम का, इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कोई आव्यूह है जिसको बोलेंगे n क्रम का वर्ग आव्यूह, या इसी को बोलते हैं n पंक्ति वाला वर्ग आव्यूह। जैसे ध्यान दें बच्चों, आइए बच्चों आव्यूहों के प्रकार में हम लोग टाइप 4 को डिस्कस करते हैं। टाइप 4 क्या है, मुख्य विकर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल या आर लीडिंग डायगोनल, क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। जरा इसको समझते हैं। वर्ग आव्यूह, बच्चों ध्यान दे, इसमें जब कभी भी मुख्य विकर्ण की बात करेंगे तो आव्यूह कैसा होना चाहिए, आव्यूह कैसा होना चाहिए, तो कहेंगे सर जो वर्ग आव्यूह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो बोलेंगे वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा आव्यूह होना चाहिए, तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों, वर्ग आव्यूह, ये देखिए कोई आव्यूह है जिसको हम ध्यान दीजिए, इसको हम लोग संक्षेप में लिखे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा है कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का बच्चों, तो n क्रॉस n ऑर्डर का, n क्रॉस n ऑर्डर का, या इसी को बोलते थे क्या, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। के अवयव जिनके लिए i इज इक्वल टू j हो, जिनके लिए i इज इक्वल टू j हो, जिनके लिए i इज इक्वल टू क्या बच्चों, j हो, अर्थात जहां पे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाए और उसको हम लोग व्यापक रूप में लिखे, तो ध्यान दीजिए उसके जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, a11 a12 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अगर फर्स्ट रो की बात करता हूं तो उस केस में क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट होगा a1n, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड वाले अगर हम लोग रो में है तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, a21 होगा, फिर a22 होगा, फिर अगला क्या होगा a23 होगा, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जहां पे i की वैल्यू j की वैल्यू सेम हो, यानी कहने का मतलब हो है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, इसका मतलब a11 a22 a33 a44 और डॉट 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 अगर मैं देखूं तो ann, क्लियर है ना। तो ये विकर्ण तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विकर्ण तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, क्लियर है। तथा जिस रेखा के अनुदिश होने का मतलब क्या है कि जिसके एलॉन्ग ये होंगे, क्लियर है ना, जिस रेखा के अनुदिश यह स्थित होता है वह मुख्य विकर्ण कहलाता है या कहलाती है, क्लियर है। अब जरा ध्यान समझिए, एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ज्यादा बेटर। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3, यानी कहने का मतलब है कि यह एक वर्ग आव्यूह है, कितने ऑर्डर का, तो बोलेंगे 3 क्रॉस 3, क्लियर है ना बच्चों। आगे जरा ध्यान देते हैं कि जिनके विकर्ण तत्व, जरा ध्यान दीजिए, विकर्ण तत्व का मतलब क्या होगा, अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो विकर्ण तत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि 2 6 और ये क्या हो गया 10, जरा ध्यान दे, 2 6 और क्या 10, 2 6 10 क्या कहलाएंगे, हमारे विकर्ण तत्व कहलाएंगे। और जिनके अनुदिश है, जिनके अनुदिश यानी इसी दिशा में है, इसी दिशा में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल, क्लियर है बच्चों। फिर से समझिए, इस एग्जांपल में क्या हुआ कि ऐसा कोई वर्ग आव्यूह, ठीक है बच्चों, ऐसा कोई वर्ग आव्यूह हो जिसमें कि जो एलिमेंट इस तरीके से हो, ये सारे जो एलिमेंट होते हैं, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के एलिमेंट जो अगर सीध में मिला दिया जाए तो ये जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं विकर्ण तत्व। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 6 और 10 हमारे विकर्ण तत्व कहलाएंगे। और ये जो जिनके अनुदिश होगा, जिनके अनुदिश होगा, यानी अगर 2 6 मतलब 2 फिर कहाँ पहुंचा, 6 पे पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचा 10 पे, नहीं, इन्हीं के अनुदिश है, तो ये जो बना लाइन, ये जो लाइन है वो क्या कहलाता है, हमारा मुख्य विकर्ण कहलाता है, क्लियर है ना। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के तत्व। यानी आपसे पूछ दिया जाए किसी वर्ग आव्यूह में कि मुख्य विकर्ण के तत्व बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये इस तरीके वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनको काउंट करके बता देना है बच्चों। इसके इसमें क्या होगा कि 2 6 और 10 हमारे क्या कहलाएंगे, विकर्ण तत्व कहलाएंगे। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण, क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जिसमें नेक्स्ट टाइप क्या है, पंक्ति आव्यूह। क्या है, पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश, इसी को बच्चे बोलते हैं रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर बोलते हैं बच्चों, ठीक है, रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन क्या है कि ऐसा आव्यूह जिनमें केवल एक पंक्ति होती है, ऐसा आव्यूह जिनमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहलाते हैं, क्लियर है ना।
जिसमें केवल एक पंक्ति हो बच्चों, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए, क्लियर है ना, इक्वल टू 1 ऑलवेज होना चाहिए। मतलब हमेशा कितना होना चाहिए, ऐसा कोई अवयव जिनमें नंबर ऑफ रो हमेशा कितना हो बच्चों, एक हो, क्लियर है ना। कॉलम कुछ भी हो, कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए बच्चों, ऑलवेज 1 होना चाहिए, हमेशा अगर एक होता है तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। आइए एग्जांपल या समझते हैं। एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट है, क्लियर है बच्चों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, जरा ध्यान दे, 1 1 क्रॉस 4, ठीक है ना, 1 1 क्रॉस 4 क्रम का पंक्ति अवयव है। क्यों हम लोग क्यों इसको पंक्ति अवयव बोल रहे हैं, जरा ध्यान दे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि नंबर ऑफ रो हमेशा कितना होना चाहिए, 1, क्लियर है ना, नंबर ऑफ रो हमेशा कितना होना चाहिए, 1, और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, जरा ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो 1 2 3 और फिर कितना 4, तो 4 लिख दिया। आगे जरा ध्यान दीजिए, इस वाले में सेकंड एग्जांपल में क्या है कि नंबर ऑफ रो तो 1 है सर, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जरा ध्यान दे, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4 और कितना 5। यानी सीधा सीधा बात है बच्चों कि अगर ऐसा कोई अवयव जिसमें जो है कि हमारे नंबर ऑफ रो जो है, यानी पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या सदैव एक होती है, या कहें कि केवल एक होती है, एक पंक्ति केवल हो, ऐसा कोई अवयव हमारे पास हो तो उसको बोलेंगे पंक्ति अवयव। क्लियर है बच्चों, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए बच्चों, अवयवों के प्रकार में हम लोग टाइप नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, टाइप 6 क्या है, आप स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश, ठीक है बच्चों, स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। क्लियर है। आगे जरा ध्यान दीजिए, ऐसा अवयव, परिभाषा क्या है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है बच्चों, ध्यान देंगे, एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश कहलाता है। क्लियर है बच्चों, ध्यान से फिर से देखिए बच्चों, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है अथवा केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश कहलाता है। शॉर्ट में देखिए बच्चों, इसको ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ जो कॉलम होना चाहिए वो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ऑलवेज। क्लियर है ना। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे ऐसा अवयव क्या कहलाएगा बच्चों, स्तंभ अवयव, या क्या इसी को बोलेंगे, स्तंभ सदिश बोलेंगे। आइए जरा ध्यान देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है बच्चों, ये देखिए हमारे पास एक कोई अवयव है, ये हमारे पास कोई अवयव है, जरा ध्यान दें, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 है। एक 3 क्रॉस 1 क्रम का अवयव, सॉरी, एक 3 क्रॉस 1 क्रम का स्तंभ अवयव है। अच्छा, इसको स्तंभ अवयव क्यों हमने बोला, जरा ध्यान दे बच्चों, हम लोग को कॉलम पे फोकस करना है। क्लियर है ना, क्या किस पे फोकस करना है, कॉलम। कॉलम हमेशा कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस केस में भी देखिए, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में ये 4 क्रॉस 1 आर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने की जरूरत क्या है कि इसका आर्डर तो हम लोग 4 क्रॉस 1 बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग किस पे ध्यान दें, कॉलम पे। कॉलम की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1। क्लियर है ना बच्चों, देख भी सकते हैं कॉलम कितना है 1, लेकिन रो कितना है 1 2 3 4, रो कुछ भी हो नहीं, कॉलम हमेशा कितना होना चाहिए बच्चों, एक से एक ही होना चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग का है शून्य अथवा रिक्त अवयव। शून्य अथवा रिक्त अवयव, 0, या इसी को बच्चों बोलते हैं नल, या होता है वाइड मैट्रिक्स। क्लियर है ना, 0 नल और वाइड मैट्रिक्स। क्लियर है, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं वाइड मैट्रिक्स। क्लियर है। ये ध्यान देते हैं, परिभाषा क्या है, तो ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या है बच्चों, शून्य होते हैं, शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाते हैं। शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाते हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है कि कोई सा भी अगर मैट्रिक्स हो जाए बच्चों, अगर उसमें हर एक अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको रिक्त अवयव कहेंगे। क्लियर है ना, या शून्य अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कि ये देखिए, हर एक एलिमेंट, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें का हर एक अवयव क्या है, 0 है। कहा जा रहा है कि ये जो है 1 2 क्रॉस 2 क्रम का शून्य अवयव है। सबको पता है कारण क्या है कि इसमें का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। क्लियर है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, हमारा शून्य अवयव के अंतर्गत आएगा। जरा ध्यान दें, इतना 1 2 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रम का शून्य अवयव है। क्लियर है। 2 क्रॉस 3 का एक क्या है, शून्य अवयव। एक चीज जरा ध्यान दे बच्चों कि जो शून्य अवयव होता है उसके वर्ग होने
ये वर्ग हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा वर्ग आव्यूह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर है ना। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है। लेकिन यहाँ क्या वर्ग आव्यूह है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारा शून्य आव्यूह वर्ग आव्यूह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो बाकी डिपेंड करता है वो कैसा है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्या है। आइए बच्चों, आव्यूहों के प्रकार में हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। हम लोग का टाइप नंबर 8 है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। ध्यान सुनिए बच्चों, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, इसको बोलते हैं यूनिट अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है ना। आगे ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह होने के लिए इसका वर्ग आव्यूह होना जरूरी है बच्चों। क्या होना जरूरी है? वर्ग आव्यूह। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, इससे पहले हम लोग मुख्य विकर्ण के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं, जो डायगोनल होता है, डायगोनल मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक, ठीक है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। बच्चों ध्यान दें, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कि हमेशा हर एक प्लेस पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक प्लेस पे 1 होना चाहिए। और अदर सारे जितने एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? हमारे शून्य होने चाहिए, यानी 0 होने चाहिए। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहलाता है, क्लियर है बच्चों। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव हमेशा क्या होना चाहिए? 1 हो तथा शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में जरा ध्यान देंगे। क्या कहा जा रहा है, इसको आर करके मैं दिखा रहा हूं, दूसरा वाला। एक वर्ग आव्यूह, ये कोई वर्ग आव्यूह है, इसका आर्डर कितना है बच्चों? n क्रॉस n है, को इकाई आव्यूह कहते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह कहेंगे कब? यदि ai, ये हमारे एलिमेंट का बिहेवियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ इसमें जो भी एलिमेंट है उनका बिहेवियर है, कैसा है? जहां जहां पे i का मान j के बराबर होगा, यानी a11 a22 ऐसे बच्चों, ठीक है। फिर a33, वहां के सारे एलिमेंट यानी i की वैल्यू j के अगर बराबर हो तो वहां पे हर एक ऐसे डाटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे, क्लियर है ना। आगे याद दीजिए, जहां पे i की वैल्यू j के बराबर ना हो, जैसे मतलब a12 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 0। अगला बढ़ते a21 के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों? a21 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। लेकिन हाँ ध्यान दें, अगर a33 हो जाए तो इसका मतलब हम लोग इसमें आ गए i की वैल्यू j के बराबर, इसका मतलब वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी ऐसा कोई हमारे पास आव्यूह हो जाए, इसमें क्या है कि जो भी हमारे लीडिंग या डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या हो? 1 हो, और अदर एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ये देखिए मैथमेटिकल फॉर्म था, ठीक है। ये एलिमेंट का बिहेवियर है, i की वैल्यू j के जहां बराबर होगा वहां 1 मिलेगा, और i की वैल्यू जहां j के बराबर नहीं होगा वहां 0 मिलेगा, क्लियर है। एक नोट समझ लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इस नोट में क्या है बच्चों? जरा ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि n क्रम के इकाई आव्यूह, अगर हमारे पास n क्रम का कोई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो गया तो उसको हम लोग n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया, तो उस केस में हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं? तो इसको i सफिक्स में n लिखते हैं बच्चों। n ऑर्डर का था तो i सफिक्स में n से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। i सफिक्स में n से प्रदर्शित करते हैं। आइए ध्यान देते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये i2 लिखा, i2 का मतलब क्या है बच्चों? ये हमारा जो है क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, क्लियर है ना। यूनिट मैट्रिक्स है। जब यूनिट मैट्रिक्स है या इसी को आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो उस सिचुएशन में क्या आ जाए? ध्यान दें, डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट हमेशा कितना होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट हमेशा कितना होना चाहिए? 1, और अदर एलिमेंट विल बी 0, क्लियर है ना। अदर एलिमेंट विल बी 0 यानी होना चाहिए, क्लियर है ना। आगे जरा ध्यान दीजिए, I3 का मतलब क्या है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर कितना है बच्चों? 3 क्रॉस 3 है, क्लियर है ना। 3 क्रॉस 3, इसका आर्डर कितना था? 2 क्रॉस 2 था। तो ये हमारा जो है कि 2 क्रॉस 2, इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने आर्डर का? बोलेंगे 2 आर्डर का, ठीक है ना। 2 आर्डर का इसलिए I2 लिखा। यहाँ ये कितने आर्डर का है? तो बोलेंगे ये 3 आर्डर का है, इसलिए इसको हम लोग I3 से नोट करें बच्चों, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 1 और अदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, क्लियर है। आइए बच्चों, आव्यूहों के प्रकार में हम लोग टाइप नंबर 9 पढ़ते हैं। ये रखते हैं टाइप नंबर 9 क्या है? विकर्ण आव्यूह,
क्या है, विकर्ण आव्यूह, इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग मुख्य विकर्ण पढ़ चुके हैं, तो ये मुख्य विकर्ण नहीं है बच्चों, ये विकर्ण आव्यूह है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जरा ध्यान दे बच्चों, परिभाषा क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य यानी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे बच्चों, शून्य होंगे, तो विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि अरे सर तो ये तो एकदम सेम इकाई आव्यूह का परिभाषा हो गया। नहीं बच्चों, ध्यान दें, हम लोग पढ़े थे क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 1 होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 भी हो, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 भी जाता है तो उस सिचुएशन में तो भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, वो इकाई आव्यूह तो है ही। क्लियर है ना। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या है, जरा ध्यान देंगे। तो ये हमारा हो गया सीधा सा बात है कि बच्चों कि अगर मुख्य विकर्ण के अवयव, ठीक है ना, को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। क्लियर है ना। आइए दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, दूसरी परिभाषा हम लोग आर करके दूसरा डिफिनेशन दे रहे हैं कि वर्ग आव्यूह। जरा ध्यान दे बच्चों, वर्ग होना जरूरी है, वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। तो ये हमारा कोई आव्यूह हो गया, इसको हम लोग संक्षेप में लिखे हैं AIJ, और ये n क्रॉस n यानी n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे यदि कह रहा है प्रत्येक i इज नॉट इक्वल टू j, जहां पे i की वैल्यू j के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब बच्चों A11 की बात करें उनको नहीं, A12 की बात करें तो A12 यानी कहने का मतलब i और j की वैल्यू डिफरेंट है, तो वहां पे जो डाटा है वहां पे हमेशा डाटा कितना मिलेगा हम लोग को, 0। तो यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक i इज नॉट इक्वल टू j के लिए Aij इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। Aij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा जो भी मैट्रिक्स मतलब ऐसा कोई सा भी मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट का बिहेवियर इस तरीके का हो, क्लियर है, इस तरीके का, यानी i इज नॉट इक्वल टू j, जहां i की वैल्यू j के बराबर नहीं है तो वहां Aij यानी एलिमेंट का बिहेवियर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, ये कोई एग्जांपल है जिसमें देखिए लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है या मुख्य विकर्ण के जो तत्व है वो A B C है, बाकी सभी क्या है, 0। यहाँ पे देखिए बच्चों कोई कंपलसरी नहीं है, ध्यान दीजिए, परिभाषा में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि जो मुख्य विकर्ण के तत्व है वो हमेशा एक हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं, A B C हो सकता है, 2 हो, -2 हो, 3 हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये एक क्या है, विकर्ण आव्यूह, क्या है, ये एक विकर्ण आव्यूह है, जिसी को हम लोग ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये इस तरीके का कोई मैट्रिक्स लिखा है तो इसको हम लोग, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं DIAG, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो उसको लिखेंगे ABC, यानी जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट है उनको उठा के इस तरीके से लिख दीजिए तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। जरा देखिए, ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, आइए जरा ध्यान दें, एक नोट देख लेते हैं बच्चों, नोट जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रत्येक इकाई आव्यूह जो होता है वो क्या होता है बच्चों, विकर्ण आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होता है। क्लियर है ना। ध्यान देंगे कि अगर मैं कहूं बच्चों, जरा ध्यान देंगे, इधर देखिए कि ये मैं कहूं कि 1 0 0 1, क्लियर है ना, तो ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी है कि नहीं, तो बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी इकाई आव्यूह है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा जरा ध्यान दे, परिभाषा के अनुसार, इस विकर्ण आव्यूह के परिभाषा के अनुसार विकर्ण के तत्व जो है शून्य नहीं होने चाहिए, बाकी सब शून्य हो, और इस पे कोई कंपल्सेशन नहीं है कि ये हमारा 1 ही हो या हो सकता है डिफरेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये इकाई आव्यूह भी है बच्चों, ये हमारा क्या है, इकाई आव्यूह भी है, और क्या है, विकर्ण आव्यूह भी है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा इकाई आव्यूह भी है और क्या है, विकर्ण आव्यूह है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 हो जाए, 0 0 और यहाँ पे क्या है 3, क्या ये मेरा इकाई है, क्या ये मेरा इकाई आव्यूह है। क्लियर है, ये क्या मेरा इकाई आव्यूह है, तो बोलेंगे नहीं सर ये इकाई आव्यूह नहीं है। तो बोलेंगे, पूछा जाए कि बच्चों ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं, ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं, तो बोलेंगे विकर्ण आव्यूह है। क्लियर है ना बच्चों, ये विकर्ण आव्यूह है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारा इकाई आव्यूह होता है वो विकर्ण आव्यूह है, लेकिन क्या जो विकर्ण आव्यूह है वो इकाई आव्यूह है नहीं है बच्चों, इकाई आव्यूह नहीं है। तो यही नोट यही समझा रहा है। क्लियर है ना बच्चों, ध्यान देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, पूछ लिया जाता है कि जरा बताइए क्या इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, तो बोलेंगे जी बिल्कुल होता है। लेकिन हाँ, क्या जो विकर्ण आव्यूह है वो हमेशा इकाई आव्यूह होगा, तो बोलेंगे नहीं। क्या प्रत्येक विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होगा, तो बोला जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
आइए बच्चों अगला देखते हैं आव्यूहों के प्रकार में, प्रकार नंबर 10 यानी टाइप 10। जरा ध्यान दें, क्या है अदिश आव्यूह, क्या है अदिश आव्यूह, इसको बोलते हैं बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। जरा ध्यान दें, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ध्यान दें परिभाषा क्या है, ऐसा विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके बच्चों, विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण तत्व, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण तत्व समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे बच्चों, ध्यान देंगे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। आगे जरा ध्यान दीजिए, इसका दूसरा परिभाषा क्या है कि विकर्ण आव्यूह, हम लोग दूसरा परिभाषा मैथमेटिकल डिफिनेशन देख रहे हैं, जरा ध्यान दें। विकर्ण आव्यूह ये कोई हमारा मैट्रिक्स है, इसका आर्डर n क्रॉस n है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वर्ग आव्यूह ये जो भी हमारा है को अदिश आव्यूह कहते हैं या कहलाता है यदि, ठीक है, इतने को हम लोग अदिश आव्यूह कहेंगे यदि, जरा ध्यान दें, जो एलिमेंट का बिहेवियर इस आव्यूह में बच्चों अवयव का जो आचरण होगा, ठीक है, या इसका बिहेवियर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, जहां पे i की वैल्यू j के बराबर है, ठीक है बच्चों, जहां पे i की वैल्यू j के बराबर हो वहां पे वैल्यू 0 दे दे, और जहां i की वैल्यू j के बराबर ना हो यहाँ पे कोई k दे दे। k का मतलब कोई कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कोई जो भी हमारा क्या हो वो हमारा अचर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, बोला जा रहा है k इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, जरा ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने आर्डर का, 2 क्रॉस 2 आर्डर का है, यानी 2 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो डायगोनल के एलिमेंट है, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है ना, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम और अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, अदिश आव्यूह। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, वो 3 क्रॉस 3, ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या ये क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है या अदिश आव्यूह है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसके डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, -3 -3 सब सेम है, हर एक प्लेस पे सेम डाटा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आ जाए। तो और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, अदिश आव्यूह है। यानी कोई सा भी विकर्ण आव्यूह जो होता है वो क्या होता है, अदिश आव्यूह होता है। आइए जरा देखते हैं, कुछ नोट है बच्चों, ध्यान समझिएगा। नोट फर्स्ट क्या कहता है, प्रत्येक इकाई आव्यूह, जो भी हम लोग इकाई आव्यूह ले, कितने भी आर्डर का हो बच्चों, एक अदिश आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह में बच्चों कंपल्सेशन क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0, डायगोनल के एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन ध्यान दें कि इकाई आव्यूह में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट क्या होता है, वो 1 होता है। इसका मतलब क्या है, वो स्केलर मैट्रिक्स तो होगा, यानी अदिश आव्यूह तो होगा। क्लियर है ना। आगे जरा ध्यान देते हैं, देखिए कह रहा है प्रत्येक अदिश आव्यूह, प्रत्येक अदिश आव्यूह, प्रत्येक अदिश आव्यूह, देख रहे हैं ये भी अदिश आव्यूह, ये भी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। देख भी रहे हैं, विकर्ण आव्यूह तो है ना, बात वही है, रिवर्स बोल दिया गया है। जैसे डिफिनेशन में हम लोग क्या किए कि पहले बोला क्या गया कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, यहाँ पे ये जो नोट लिखा गया वो क्या बोला गया कि अदिश कोई आव्यूह है तो वो हमेशा क्या होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। क्लियर है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए बच्चों, आव्यूहों के प्रकार में हम लोग 11वां प्रकार पढ़ते हैं। 11वां प्रकार क्या है, जरा ध्यान देंगे, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, जिसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जरा ध्यान दे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। यानी डायगोनल के नीचे के सारे जितने भी एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। आइए इसका दूसरा परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई वर्ग आव्यूह हो जिसका जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है n आर्डर का है, को ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहेंगे यदि, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहेंगे यदि प्रत्येक i इज ग्रेटर देन j के लिए। जरा ध्यान दे बच्चों, अगर मैं कहूं कि A21 लिखा है बच्चों, ठीक है ना, A21 ये कोई हमारा एलिमेंट, इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स में ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ i की वैल्यू बच्चों बताओ कितना होगा, 2, और j की वैल्यू बच्चों बताइए कितना होगा, 1, यानी i की वैल्यू ग्रेटर देन कितना है, j। क्लियर है ना, i की वैल्यू ग्रेटर देन कितना है, जो j। यानी इस तरीके के जितने सारे एलिमेंट होंगे जहां i की वैल्यू ग्रेटर देन j होगी, उस प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी उस एलिमेंट के प्लेस पे हम लोग डाटा क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। देखिए यही बोला गया है कि प्रत्येक i की वैल्यू जहां ग्रेटर देन हो j के लिए
ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जरा ध्यान दे बच्चों, इसका आर्डर कितना है बच्चों, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों 4, और नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लीजिए तो 4 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो डायगोनल है, जो डायगोनल हमारे हैं, डायगोनल, क्लियर है बच्चों, जो हमारा डायगोनल है, देखिए डायगोनल कौन कौन सा, डायगोनल कौन होगा हमारा, जो डायगोनल होंगे एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए 5 या कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। क्लियर है ना? देखिए ये हमारा डायगोनल हो गया, क्लियर, ये हमारे डायगोनल हो गए। ठीक है, तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, डायगोनल के नीचे, डायगोनल कितना है 1 5 2 8 5, क्लियर है ना, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हो, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है बच्चों 0 है। क्लियर है? इसको इसलिए इसको बोलेंगे क्या, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ठीक है ना? ध्यान देंगे बच्चों, केवल उन प्लेस पे हम लोग डाटा 0 रखेंगे जहां पे i की वैल्यू बड़ी हो किससे, j से। अगर ध्यान दें, अगर मान लेते हैं अगर a 3 1 हो गया, यहाँ पे देखिए i की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, और j की वैल्यू बताइए 1 हो गया, इसका मतलब i इज ग्रेटर देन कितना हो गया j। इसका मतलब क्या है कि इनके प्लेस पे हम लोग, अगर ऐसा हम लोग ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह बनाना चाहें तो इनके प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे बच्चों 0 रखेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आइए बच्चों, आव्यूहों के प्रकार में हम लोग आव्यूह के प्रकार नंबर 12 को पढ़ते हैं, जिसमें अगला है निम्न त्रिभुजी आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, ध्यान दें, निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजी आव्यूह या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जरा ध्यान देते हैं, ये है क्या बच्चों, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाते हैं। फिर से बच्चों ध्यान दें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाते हैं। इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि दूसरा परिभाषा क्या है कि वर्ग आव्यूह, ये कोई हमारा n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, को निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं यदि, ध्यान दीजिएगा बच्चों, निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या इसको बोल रहे हैं, फिर से देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, ये कोई हमारा मैट्रिक्स जो n क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, को निम्न त्रिभुजी आव्यूह निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है यदि, या ध्यान दें कि प्रत्येक i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जहां पे ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जहां पे i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, के लिए aij का बिहेवियर क्या हो बच्चों 0 हो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर कोई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं और हमने लिखा कि यहाँ पे आपकी बार i की वैल्यू लेस देन क्या हो j, जैसे ध्यान देंगे a13 की बात मैं करता हूँ, a13 में जरा ध्यान दे बच्चों, i की वैल्यू बोलो कितना है 1, और j की वैल्यू बताइए क्या होगा 3 है। इसका मतलब i की वैल्यू लेस देन क्या है j, तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे 0 निम्न त्रिभुजी आव्यूह में। क्लियर है बच्चों? ध्यान देंगे, फिर से सुनिए कि अगर मान लेते हैं, अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल देखिए, a अगर मान लेते हैं ये है 2 3 है, क्लियर है बच्चों, a2 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें i की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, सॉरी i की वैल्यू 2 है, और j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 है, सॉरी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए i की वैल्यू जो है बच्चों वो ग्रेटर देन ना होकर के लेस देन कितनी किसके है j के, i की वैल्यू लेस देन अगर j के है तो इस पूरे डाटा की वैल्यू क्या होगी 0, किसमें, निम्न त्रिभुजी आव्यूह में। क्लियर है ना? तो ये डिफिनीशन हो गया। क्लियर है? आगे जरा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो 0, देखिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट, देखिए डायगोनल एलिमेंट यही हो गया, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो 0, तो इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह। क्लियर है बच्चों? क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। निम्न त्रिभुजी आव्यूह इसलिए बोला जाता है कि अगर बच्चों इनको अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप देखो जरा 2 देखो, 3 देखो, 4, फिर इधर डायगोनल एलिमेंट कितने हैं 2 है, फिर कितना है बच्चों 3 है, बीच में 5 है, अगर इनको हम मिला ले तो एक त्रिभुज बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह। इसी तरीके से आप ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में देखेंगे तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 और ऊपर के सारे एलिमेंट मिलके एक त्रिभुज बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह ये हमारा है जिसमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे और निम्न त्रिभुज
ऊपरी त्रिभुजीय अवयव में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है? नहीं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।